नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस भूख लगी थी, आपको बुलाने के लिए आया था। अब तो तुम्हारे भैया ही सुनेंगे और वही फैसला करेंगे कि इस घर में तुम रहोगे या हम। हमारे समाज में देवर और भाभी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना गया है। क्या ऐसे में कोई सारी मर्यादाओं को लांघकर ऐसी ओछी हरकत कर सकता है? अपनी भाभी को छुप छुप कर देखना उसकी गलत सोच पर इशारा कर रहा था, या फिर भाभी जो सोच रही थी वो महज एक गलतफहमी थी? नमस्कार, मैं हूं विनय आनंद और क्राइम अलर्ट में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम आपको ले जाते हैं इस घटना से जुड़े क्षेत्र यूपी के गाजियाबाद जिले में, जहां एक परिवार के कुछ लोगों ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। दीदी, कहाँ से खरीदी इतनी खूबसूरत सी चूड़ियाँ और ये लिपस्टिक? हाथ मत लगाना मेरी लिपस्टिक को। अच्छा, तो दीदी आप फिर से पापा के पॉकेट से पैसे चुरा कर ये सारी चीजें खरीदी हो ना? रुको, अभी पापा को कहती हूँ। निधि की बच्ची, हम तुम्हें चोर दिखाई देते? कितने बार कहा है कि पापा के जेब से निकाले हुए पैसे को चोरी नहीं कहते। और तुम स्कूल के लिए निकलो, चलो। कविता, बेटा निधि को आज तू स्कूल छोड़ कर आना, मुझे वैसे भी बहुत देर हो रही है। ठीक है पापा। दीदी, इतनी भी क्या जरूरत है पुताई करने की? सारे लोग हमें ही घूर रहे हैं। घूरने दो। चाचा, कुछ नए फैशन के कपड़े आए हैं क्या? क्या करोगी जानकर बेटिया? खरीदना तो तुमसे कुछ होता नहीं है, बस तोल मोल करके दिमाग खराब कर भाई हमारा। एक दिन पूरी दुकान ही खरीद लूंगी, देख लेना। हाँ, खरीद लेना बाद में, अभी बोनी का टाइम है। जाओ यहाँ से, चलो। चुप, चलो। अरे भैया, नमस्ते भैया। कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। अरे पापा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़े दिन के बाद छुट्टी मिली तुमको? हाँ पापा, आप तो जानते ही है ना गैरेज में कितना काम रहता है। मुझे तो मालूम था पापा, भैया को तो आना ही था। वैसे भैया को आने का टाइम मिले ना मिले, पर मेरे कॉलेज की फीस की जब लास्ट डेट होती है ना, तो भैया जरूर आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं जरा शंकर की दुकान से कुछ सामान लेकर आता हूँ। और तू इधर आ, पढ़ाई कैसे चल रही है तेरी? बस अच्छी चल रही है। क्या बात है लखनलाल, आज तो बहुत काजू बादाम ले रहे हो। काहे नहीं लेंगे भाई, 7 महीने के बाद राकेश बेटा घर लौटा है, तो सोचा कि अपने हाथों से खीर बना के उसे खिलाएंगे। मैं तो कहता हूँ लखनलाल, अब उसकी शादी करवा ही डालो। वो शहर तो क्या, घर भी छोड़कर नहीं जाएगा कभी। अरे शादी के लिए एक अच्छी लड़की भी तो होनी चाहिए। प्रणाम चाचा। अरे कविता बिटिया, आज इधर कैसे? बस चाचा यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा शंकर चाचा से मिलाएं। और पूरन कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं है चाचा। देखो ना, घर का सारा काम मुझे से करवाते हैं पापा। अरे बिटिया, तुम भी तो बड़ी हो गई हो, गृहस्थी का सारा काम सीख लो, नहीं तो ससुराल जाओगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। चाचा, आप पापा की साइड तो बिल्कुल मत लो, शादी जब होगी तब देखेंगे। अब हम चलते। अरे सुनो बिटिया, ये चॉकलेट लो, सारी खुद ना खा लेना, निधि को भी देना। ठीक है, प्रणाम। जीती रहो, खुश रहो। अरे ये बच्ची कौन है? हमारे दोस्त पूरन की बिटिया है कविता। पहले हमारी दुकान इन्हीं के मोहल्ले में हुआ करती थी, कब से जानते हैं हम इनको। शंकर, हमारे राकेश के लिए कैसी रहेगी ये लड़की? अरे बहुत अच्छी है लखनलाल, मैं तो कहता हूँ कि कविता से अच्छी बच्ची पूरे गाजियाबाद में नहीं मिल सकती। अरे पूरन भैया, लखनलाल जी ने हमें जैसे ही बताया कि ये कविता बिटिया को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, तो हम सीधे इन्हें यहाँ लेकर आ गए। भले काम में काहे की देरी भला।
बेटा नमस्ते करो। राकेश बरसों से चंडीगढ़ के एक बड़े गैराज में सुपरवाइजर का काम करता है। अच्छी खासी कमाई होती है और अपना पुश्तैनी मकान भी है यहाँ पर। शंकर भाई, आप तो हमें बरसों से जानते हैं। मेहनत मजदूरी करके बस बेटियों को बड़ा कर पाया हूं मैं। अभी तक हमारा खुद का मकान भी नहीं है। ऐसे में दान दहेज तो दान दहेज की चिंता अब बिल्कुल मत कीजिए पूरन जी। आपकी लड़की मुझे बेहद पसंद है और मेरे बेटे राकेश को इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। आप सिर्फ एक जोड़े में लड़की को विदा कर दीजिए। मेरी बेटी का सौभाग्य है जो आपके घर की बहू बनने जा रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की शादी पक्की। पापा, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मुझे इसी घर में रहकर आपका और निधि का ख्याल रखना है। अरे पगला गई हो क्या? देख बेटा, इतना अच्छा रिश्ता आया है और तू मना कर रही है। बेटा हमारी किस्मत अच्छी है, हमें और क्या चाहिए? लड़का शहर में गैराज के अंदर बड़ा सुपरवाइजर है और उनका यहाँ पर पुश्तैनी मकान भी है। और तो और घर में सास भी नहीं है। पूरे घर में तेरा ही राज चलने वाला है। जवान लड़की अगर इस समय तक घर बैठी रहे तो समाज क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि बिन मां की बच्ची है, उसका पिता ने भी ख्याल नहीं रखा। सारा समाज मुझ पर थू थू करेगा। पापा, किसमें इतनी हिम्मत है कि आप पे थू थू करे? हाँ, चलो, तो इसका मतलब है दीदी मान गई। एक पिता के लिए अपनी बेटी का कन्यादान करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन दहेज का दानव इस पवित्र दान में सबसे बड़ा रोड़ा है। और इसलिए जब किसी पिता को बिना दहेज लिए अपनी बेटी से ब्याह करने वाला लड़का मिल जाता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात एक पिता के लिए हो ही नहीं सकती। कोई भी बाप ये बात जानता है कि बिना दहेज लेने वाला दामाद ही उसकी बेटी का सच्चा जीवन साथी हो सकता है, क्योंकि वो लालची नहीं है। और शायद यही बात समझकर कविता ने अपने पिता का फैसला मान लिया और राकेश से ब्याह करने के लिए हाँ कह दिया। बिना दहेज लिए इस शादी में आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। आइए देखते हैं कि कविता और राकेश की शादी होने के बाद आगे क्या हुआ। सच में हूं मैं नसीब वाला जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी मिली। अब देखो ना, ये भी पापा के कारण हो सका। अगर उस दिन शंकर चाचा की दुकान पे तुम ना मिली होती ना, तो कहाँ मेरी किस्मत में इतनी खूबसूरत बीवी होती। अब सारा श्रेय बाबूजी को ही दे दोगे? अगर उस दिन हम शंकर चाचा की दुकान पे नहीं गए होते, ना बाबूजी हमें देखते, ना ही हमारी शादी हुई होती। सच है। और हमें चंडीगढ़ घूमना है, कब लेके जा रहे हो? कविता, अभी ये थोड़ा मुश्किल है। देखो, अमित की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मुझ पे है और ऐसे में दूसरे शहर में जाके नई गृहस्थी बसाना। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा। हेलो, हाँ अमित बोल रहा हूँ अंकल जी। सब अच्छा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, पापा भी ठीक है। हाँ बुलाता हूँ मैं भैया को। भैया, भैया अरोड़ा साहब का फोन है। जी सेठ जी, जी मैं आज ही चंडीगढ़ के लिए निकल जाता हूँ। आप चिंता मत करिए, खन्ना साहब की गाड़ी सर्विस होकर टाइम पे पहुंच जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। हाँ ठीक है। क्या बात है बेटा, अरोड़ा साहब ने क्या कहा? वो क्या है ना पापा, हमें आज ही निकलना होगा। खन्ना साहब की गाड़ी आई है और वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, तो उनकी गाड़ी सर्विस करके टाइम पे पहुंचानी है।
कविता, अब ऐसे आंसू बहाकर विदा करोगी तो मेरा काम में कैसे मन लगेगा? हमारी शादी को बस 4 ही दिन हुए हैं और आप शहर जाने लगे। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हमारा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। सॉरी भैया, वो हाँ रिक्शा वाला बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है, तू चल, मैं आता हूँ। जी भैया। समझा करो ना, चले। वाह बहू वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाती हो। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर राकेश की माँ की याद आती है। वो भी दाल को ऐसे ही छौंका मारते थे। और डाल दे। नहीं बहू नहीं, मेरा पेट जो है पूरा भर गया। अमित और डाल दे। अमित हाँ दाल। जी भाभी। इतना ध्यान अपने पढ़ाई में भी लगा लिया कर। बाबूजी, पापा ठीक है? बाबूजी रुकिए। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लखनलाल जी, आप एमआरआई और वीईपी टेस्ट करवा लीजिए। हो सकता है कि माथे पर चोट लगने की वजह से आपकी आंखों की रोशनी चली गई हो। वीईपी टेस्ट से हमें मालूम पड़ जाएगा कि आपके आंखों की देखने की क्षमता कितनी बाकी है। डॉक्टर साहब, इस पे कितना खर्च आएगा? यही कोई 10-15 हजार रुपए के लगभग। हाँ, अगर कुछ टेस्ट और कराने पड़े तो खर्चा और हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं हमारे घर की माली हालत। डॉक्टर साहब, कुछ दवाइयां लिख दीजिए। अभी उन दवाइयों को खाकर हम काम चला लेते हैं, बाद में जो है वो टेस्ट वेस्ट हम करा लेंगे। देखिए लखनलाल जी, बगैर टेस्ट के दवाई खाना ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हेलो। हेलो राकेश, आज बाबूजी सीढ़ियों से गिर गए हैं। कैसे? अभी तो डॉक्टर साहब उन्हें चेक कर रहे हैं। उनके सर पे भी चोट लगी है और उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कविता, तुम पापा का ख्याल रखो। मैं सेठ जी से बात करके आज ही वहां पहुंचता हूँ। ठीक है, अब जल्दी आ जाइए। पापा, आप मेरी बात सुनो। आप मेरे साथ अभी चंडीगढ़ चलो, मैं सारे चेकअप वहीं कराऊंगा। पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं अरोड़ा साहब को फ़ोन करके सारा का सारा इंतजाम करा दूंगा। हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे। अरे बेटा, डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी हैं उन दवाइयों को हम कुछ दिन खा लेते हैं। अगर वो दवाइयां काम नहीं करेंगी तो हम बेटा तुम्हारे साथ चंडीगढ़ जरूर चलेंगे। क्यों जिद कर रहे हैं पापा? चले जाइए ना इनके साथ चंडीगढ़। अरे बहू, देखो मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मेरी आंख तो तुम सब लोग हो ना। देखो मेरी चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पापा, आपकी ऐसी इच्छा है तो, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए सारी की सारी दवाइयाँ आप टाइम पर लेंगे। हाँ। जब से आए हो पापा पापा, थोड़ा ख्याल हमारा भी रखा करो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो 2-4 दिन और रुक जाते। अरे कविता, अभी मुझे देरी हो रही है, ये शिकायत फिर कभी कर लेना। देखो मैं गैराज पे बोल के आया हूँ कि पापा को देख के फौरन वापस लौटूंगा। प्लीज
ऐसे मत रोको, मेरा बस का टाइम हो रहा है। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। भैया ऑटो आ गया। हाँ आया। प्लीज कविता, समझने की कोशिश करो और अपना ख्याल रखना। अरे बाबूजी, आप यहाँ? अरे बहू, मेरी छड़ी मुझे नहीं मिल रही है। बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। तुम्हें आवाज भी दी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो सोचा मैं ही ढूंढ लेता हूं। अरे बाबूजी, आप ना छड़ी कहीं पे भी भुलाते हो। आज सुबह ही हॉल में आप छोड़ आए थे तो मैंने संभाल के रख दिया था। ये लीजिए बाबूजी। अच्छा। अरे बाबूजी रुकिए, मैं आपको छोड़ाती हूँ। और बाबूजी, आइंदा कहीं जाना हो तो बिना मदद के कहीं नहीं जाना। आइए बाबूजी, चलिए आपको हम छोड़ आते हैं। आइए। बाबूजी, हाँ? चाय। चाय? अरे लखन भैया, कैसे हो? अरे सीमा बहन, सब ठीक ठाक है। प्रणाम। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे कितनी अच्छी बहू है लखन भैया। एक हमारी है, पक्की कामचोर है। अरे पोते के लिए 6 साल इंतजार करवाया है लखन भैया। अच्छा, तो तुम्हें पोता मिल ही गया। और इसी खुशी में हमने एक पार्टी रखी है अपने पोते के जन्मदिन की। और आपको ना पूरे परिवार के साथ आना पड़ेगा। अरे सीमा बहन, तुम्हें तो हमारे घर की हालात मालूम ही है ना। अमित कॉलेज में बिजी रहता है। अब देखो, पूरा परिवार तो नहीं, लेकिन हमारी बहू जो है वो जरूर जाएगी। देखो बहू, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। हाँ, अब तो लखन भैया ने भी कह दिया, अब तुम्हें आना ही पड़ेगा। जी चाची, पक्का। अच्छा लखन भैया, अब मैं चलती हूँ। हेलो, आज सवेरे सवेरे मेरी कैसी याद आ गई? जानते, आज सीमा चाची आई थी उनके पोते का पहला जन्मदिन का न्योता देने। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा सा हॉल भी बुक कर लिया है। अरे वाह। देखिए, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांगती हूँ। शादी के इतने दिनों बाद एक बहुत बड़ी सी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है, और पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी भी नहीं है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपया भेज दीजिए। मैं एक अच्छी सी साड़ी और कुछ मेकअप का सामान ले लूंगी। ठीक है? कविता, तुम तो जानती हो कि पापा के इलाज में कितना खर्चा हुआ, और कहीं पापा की आंखें सही ना हुई तो उनका चेकअप फिर से कराना पड़ेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा? कुछ दिन और इंतजार कर। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी लेके आऊंगा। इतने दिनों बाद आपसे कुछ मांग रहे हैं, उसमें भी बहाना कर दिया। हेलो बहू। जी बाबूजी। अरे जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। हाँ बाबूजी। अरे बहू। जी बाबूजी। अरे जरा सुनो, तुम जरा नीचे से बक्सा होगा या निकाल दो। बहू खोलो इसको। जी बाबूजी।
हाँ, इतने सारे पैसे और इतने सारे जेवर, पर ये आए कहाँ से? अरे बहू, कुछ साल पहले हमने बंजर जमीन बेच के जमा किए थे। सोचा था कि बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन मैं ये भूल गया था कि जिसके इतने अच्छे बच्चे हों और जिसकी इतनी अच्छी बहू हो, उसे बुढ़ापे की क्या चिंता। बहू, तुम अच्छी अच्छी साड़ी ले लो और साथ में पायल ले लो, जेवर ले लो, और जो तुम्हारे जी में आए बहू वो सब खरीद लो। अरे कविता, शादी कब हुई तुम्हारी? कुछ महीने पहले हुई है। अच्छा, कुछ अच्छी साड़ी दिखाना चाचा। आज भी सिर्फ दाम ही पूछोगी या? आप दाम की चिंता मत कीजिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो इसका डिजाइन। ये पहनोगी तो बहुत जचेगा तुम पर। ये पैक कर दीजिए। कितनी की है? बस 2500। ठीक है जी। ये लो। ये लीजिए। बाबूजी, बाबूजी, देखिए मैं आज क्या क्या खरीदारी करके लाई हूँ। ये देखिए बाबूजी, ये मेरी नई साड़ी, और देखिए ये देखिए मेरी नई चूड़ियाँ। देखिए बाबूजी, देखिए, और मेरी नई सेट। देखिए बाबूजी, देखिए। बाबूजी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस ऐसे ही खुश रहना हमेशा। हाँ, सीमा के घर ऐसे तैयार होके जाना कि सबको पता चले कि तुम लखनलाल की बहू हो। जी बाबूजी, आज तो मैं ऐसे तैयार होंगी कि सब दिखते रह जाएंगे। अमित, जी भाभी। जरा सुनो। भाभी बहुत खूबसूरत लग रही है आप। अच्छा सुनो, हम सीमा चाची के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं। हमें लौटते हुए थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम और पापा दोनों खाना खा लेना, ठीक है? जी भाभी, मुझे भी अपने दोस्त रोहित के वहाँ जाना है। वो ग्रुप स्टडी करनी है ना। सब दोस्त वही आएंगे, तो पापा को खाना खिलाकर मैं भी वहीं चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक। भाभी, अगर आप कहें तो मैं आपको बाइक पे छोड़ूं? अरे नहीं, सीमा चाची के यहाँ गाड़ी आने वाली है, वही हॉल तक छोड़ देगी। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? जी। बाबूजी, आप? अरे आ गई बहू। जी बाबूजी। अरे आप मेरी वजह से इतनी रात तक जाग रहे? क्या करें, सीमा चाची आने ही नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं है बहू, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने खाना खा लिया? हाँ, खाना तो खा लिया, लेकिन दवाई नहीं खाई। आइए बाबूजी, कमरा आ गया। आइए, बैठिए। ठीक से बैठ जाइए। लीजिए बाबूजी दवाई, ये पानी ले लीजिए। बाबूजी कुछ चाहिए? बाबूजी, आप देख सकते हैं।
बाबूजी, आप अंधे नहीं हैं? बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? पागल तो उसी दिन हो गए थे जब हमने तुम्हें पहली बार देखा। और उसी पल हमने ये फैसला ले लिया कि तुम्हारी शादी राकेश के साथ करा दी जाए, और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गया, लेकिन तुम्हें पा नहीं पाया। तब हमने अपना दिमाग लगाया। तुम्हारे कपड़े बदलने से लेकर तुम्हारी हर हरकत पे मेरी नजर है। बस मौके की तलाश थी कविता। ये घर, ये जायदाद, जमीन, सब तुम्हारी है कविता। कविता, तुम्हारा मेरा जो रिश्ता बनेगा किसी को पता नहीं चलेगा। और तुम्हें मालूम है मेरे अकाउंट में कितने सारे पैसे हैं? वो मैं सब तुम्हें दे दूंगा, सब दे दूंगा तुम्हें। रानी बना के रखूंगा कविता, रानी बना के रखूंगा। बस एक बार मेरा काम मान लो। छोड़िए बाबूजी, हमें जाने दीजिए। कविता, मान भी जाओ। राकेश का कब तक इंतजार करोगे? अरे वो कितने महीनों के बाद आता है, और एक शादीशुदा औरत बिना पति की रहे, ये तकलीफ मैं समझता हूँ। कविता, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बीच रिश्ता क्या है। अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ससुर और बहू का रिश्ता एक बाप बेटी के रिश्ते के समान पवित्र होता है, लेकिन इसी रिश्ते को लखनलाल और कविता ने शर्मसार कर दिया। अगर कविता चाहती तो वो लखनलाल का विरोध कर सकती थी। लखनलाल का पर्दाफाश कर उसके गलत इरादों के बारे में वो अपने पति राकेश को बता सकती थी, या फिर अपने देवर अमित को बता सकती थी। लेकिन कविता ने ऐसा नहीं किया। कविता एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि राकेश की कम तनख्वाह से उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए कविता ने सारी मर्यादाओं को लांघकर लखनलाल का साथ देना ही मुनासिब समझा। अमित, जल्दी आओ। जी भाभी। वाह, आलू के परांठे। हाँ, बाबूजी को पसंद है ना? हाँ। वाह भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपके हाथों में तो जादू है। बहू, जरा इधर आना। हाँ, तुम खा लो, मैं देखती हूँ। जी। क्या कर रहे हैं आप? बाहर अमित हॉल में बैठा है। अरे वो वहीं बैठा रहेगा, यहाँ नहीं आएगा। हाँ, समझा करो। और आ जाएगा वो, छोड़िए हमें आप। भाई नहीं है। भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है। देखा, चला गया ना वो। अब मुझे तुम्हारी आदत से पड़ गई है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता कविता। फोन, मुझे भी आपकी लत लग गई है। कैसे कहूँ कि रात कैसे कटती है। भाभी, बहुत दवा जरा देना। भाभी आप यहाँ, वहाँ किचन में कुछ जल रहा है। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। अरे पापा, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, जाओ। बहू, जरा मुझे बाथरूम तक छोड़ के आना। जी बाबूजी। चलिए। आइए बाबूजी, मैं आपको ले चलता हूँ। अब से आपका ख्याल मैं रखूंगा। वैसे भी कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं, अब से आपकी देखभाल मैं किया करूँगा। अमित का इलाज तो करना ही होगा।
भूख लग रही है, भाभी को बोलता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी भाभी को कपड़े बदलते हुए देखते? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस भूख लगी थी, आपको बुलाने के लिए आया था। अब तो तुम्हारे भैया ही सुनेंगे और वही फैसला करेंगे कि इस घर में तुम रहोगे या हम। शर्म नहीं आई तुझे अपनी भाभी पे बुरी नजर डालते हुए? मेरी बात तो सुनिए भैया। कुछ नहीं सुनना मुझे, निकल जा यहाँ से, निकल। भैया आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैं गलती से भाभी के कमरे में चला गया था। बताइए ना भैया को। पापा इसे कह दीजिए कि ये यहाँ से निकल जाए, नहीं तो आज मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। दफा हो जाए यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। भैया आज जो आपने मेरे साथ किया ना, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। चल, छोड़ूंगा नहीं आपको। पापा मैं सोच रहा हूँ कि गैराज की नौकरी छोड़ के यहीं कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेता हूँ। अरे बेटा, इतना बड़ा शहर छोड़ के यहाँ क्या करोगे? इस अंधे बाप का क्या है, कब जिंदगी खत्म हो जाए किसको पता। तुम अपने भविष्य के बारे में तो सोचो। बड़ा शहर में अच्छा पैसा कमाओगे, बाकी बेटा तुम्हारी मर्जी। बहू जी बाबू। तुम ही समझाओ इसे। अब बाबूजी आप दोनों के बीच में हम क्या कहें? पापा आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी उस शहर में अपना भविष्य देखता हूँ, लेकिन आज जो अमित ने हरकत की है ना। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? सब है ना हमारे साथ। आप बस मन लगा के अपना काम कीजिए। आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे बेटा, बहू ठीक कह रही है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, और वो अमित यहाँ आसपास भी दिखे ना तो मुझे तुरंत फोन करना। मैंने जो कहा था ना याद रखना, और बिल्कुल घबराना मत, तुरंत फोन करना। ठीक। रिक्शा। ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा पापा चलता हूँ। हाँ बेटा। टाटा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अगर तुम फैक्ट्री में काम करोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? वो सब तो मैं मैनेज कर लूंगा, पर अगर फैक्ट्री में काम नहीं करूंगा तो घर का किराया कहां से दूंगा, खाना कहां से खाऊंगा? भैया ने तो घर से निकाल दिया। अब जो कुछ करना है खुद को ही मैनेज करना है मेरे को। एक बात समझ में नहीं आई अमित, तुम्हारी भाभी ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से क्यों निकाला? अरोड़ा साहब का फोन? ये क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? हेलो। अमित, राकेश को 3 दिन पहले चंडीगढ़ आ जाना था। आपके पापा को भी 2 दिन से फोन कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। राकेश को जल्दी से बोलिए मुझे अर्जेंट कॉल करें। जी मैं बोलता हूँ, मैं फोन करता हूँ भैया को। क्या हुआ? भैया जिस गैरेज में काम करते हैं उसके मालिक अरोड़ा साहब का फोन था। वो कह रहे कि भैया को 3 दिन पहले चंडीगढ़ पहुंचना था, पर अभी तक नहीं पहुंचे। पति और पत्नी का रिश्ता एक विश्वास के डोर के सहारे ही जिंदगी भर कटता है, और शायद इसलिए राकेश
आइए देखते हैं। अरे बहू, एक गिलास पानी ले आना। लखन भैया, जरा राकेश भैया को बुला दीजिएगा। वो बोल रहे थे कि उन्हें बस स्टैंड छोड़ना। क्या बक रहे हो? राकेश ने बुलाया है, वो तो चंडीगढ़ में है। अरे भैया जी, अभी अभी हमारे पास फोन आया है कि राकेश भैया ने कहा तुरंत आओ। राकेश भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया है। जाओ यहाँ से, जाओ। भैया जी, अगर बुलाया है तभी तो आए हैं। और आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अभी हमारे मोबाइल पर उनका भी फोन आया। ये देखिए, ये देखिए। अरे ये अमित का नंबर है, राकेश का नहीं। बिल्कुल सही कहा है लखनलाल, ये अमित का ही नंबर है। अमित और रोहित हमारी पुलिस टीम के साथ हैं। जब अमित ने हमें बताया कि राकेश 3 दिनों से लापता है। डॉक्टर साहब, मैं कल रात को घर पर गया था, पर वहां जो मैंने देखा वो... ऐसा क्या देखा तुम? कविता मान गई ना हमारे दिमाग को कि क्या दिमाग पाया है हमने। हा? रानी बना के रखूंगा तुमको, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या किया। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लखनलाल, अब तो बता दे राकेश कहाँ है, बता। सब बताते हम आपको। ये उसी दिन से शुरू हुआ था जब हमने पहली बार कविता को देखा। उसी दिन हमें इससे प्यार हो गया और इसे पाने के लिए हमने इसकी शादी अपने बेटे राकेश के साथ करा दी। और फिर अंधा बनने का नाटक करके कविता को अपने जाल में फंसा लिया। हम दोनों के बीच संबंध बन गए। और फिर हमने अमित पर झूठा इल्जाम लगवाकर उसे घर से निकलवा दिया। हमें रोकने टोकने वाला वहां कोई नहीं था। हमें भी लखनलाल का साथ अच्छा लगने लगा। मेरी हर जरूरत को वो पूरा करते थे। लेकिन उस दिन जब राकेश रिक्शा लेकर बस स्टैंड पर गया, हमें लगा कि वो चला गया। वो घर वापस आया था। बेशरम, तो ये अंधे बनने का नाटक आपका था। अरे शर्म आती है मुझे आपको बाप कहते हुए। और तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करेंगे? हम दोनों ने उसकी लाश को घर के पीछे दफना दी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। ससुर और बहू के रिश्ते को इस तरह से बदनाम करने के लिए। जो जुर्म तुम दोनों ने किया है उसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। अब बाकी की जिंदगी ना जेल में काटो।
लखनलाल और कविता का रिश्ता समाज की दृष्टि में एक नाजायज रिश्ता था, और जब भी ऐसे रिश्ते अंजाम लेते हैं, परवान चढ़ते हैं, तो अपराध होता ही है। जिस्मानी तब तक के लिए अपने इस विनय आनंद को दीजिए इजाजत, और रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। जय हिंद।